हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। आज की पाठशाला में मैं रूपाली वर्मा लेकर आई हूँ क्लास 12th के लिए। अब क्लास 12th के लिए हम लाए क्या हैं, पहले तो ये जानना ज़रूरी है लाने से पहले कि हम किस कोर्स के लिए लेकर आए हैं। तो हम जो आज लेकर आए हैं वो क्लास 12th के हमारा कोर्स है कोर, उसके लिए हम लेकर आए। तो अब इसमें हम करने क्या वाले हैं, आज हम करने वाले हैं इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आप सभी को ये अच्छी तरीके से पता है कि हमारी जो बुक है क्लास को 12th की कोर की जो बुक चलती है आरोह भाग 2, वो 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। काव्य खंड हमारा कंप्लीट हो चुका है, गद्य खंड भी हमारा लगभग कंप्लीट पे आ चुका है। और अब हम करा रहे हैं आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर चैप्टर के अलग अलग। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है, इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में बहुत सारी जो क्या कहते हैं सेक्शन होता है, जो पहला वाला सेक्शन हमारा रहता है वो उसमें बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, जो हमारे तीनों बुक से आते हैं, जो आपकी आरोह बुक से भी रहते हैं, साथ ही साथ आपके वितान बुक से भी रहते हैं, और तीसरी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम से भी रहते हैं। तो मेरी यहाँ पर कोशिश ये है कि मैं आपको सभी कुछ कवर अप कराऊँ, कुछ भी छोड़ूँ ना, इसीलिए चैप्टर वाइज आपके लिए मैं यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ। तो पहला चैप्टर में करा चुकी हूँ भक्तिन। अब हम आ गए हैं आज दूसरे चैप्टर पे। आरोह बुक के गद्य खंड का दूसरा अध्याय है बाजार दर्शन, जो एक निबंध के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, जिसे प्रस्तुत किया है जैनेन्द्र कुमार जी ने। तो ये चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब इसी पर आधारित प्रश्न है, तो यहाँ पर अब आपको ये देखना है कि जो प्रश्न मैं लेकर आ रही हूँ क्या आपको उनके आंसर्स पता हैं। अगर पता है तो यानी कि आपके चैप्टर्स अच्छी तरीके से रेडी हैं, और कहीं अगर आप अटक रहे हो तो मैं फिर से बोलूँगी आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ो। हम जितनी बार क्वेश्चंस पढ़ते हैं उतनी बार हम चैप्टर का रिवीजन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहे हैं वो क्या है, वो है आपके पास पहला भव्य की बाजार दर्शन के लिए पैसा क्या है। अब बाजार दर्शन जो है उसमें पैसा क्या है, पावर, टावर, साधन या सम्मान। तो ये जो चैप्टर हमने पढ़ा है, इस चैप्टर में जो पैसा है वो क्या है, पावर। इसीलिए उस पैसे के जरिए जो खरीदने की जो पावर है उसी को हमने परचेजिंग पावर नाम दिया है। तो यहाँ पर बाजार दर्शन में पैसा क्या है, वो एक पावर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। लेखक ने बाजार दर्शन पाठ में चूरन वाले को अकिंचित कहा है, जिसका अर्थ है, इसका मतलब क्या होता है। अकिंचित यानी कि चूरन बेचने वाले कौन थे, भगत जी। अब भगत चूरन के लिए अकिंचित क्या है, यानी कि उन्हें जो है पैसे से मोह नहीं है। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि वो डेली 6 आने का चूरन बेचते हैं, उसके बाद उनके पास जितना चूरन बचता है वो उसे फ्री में बांट देते हैं। ठीक है, उनके लिए सिर्फ उनकी ज़रूरत वो 6 आना है, वो डेली बस उतना कमा लेते हैं, उससे ज़्यादा उन्हें कमाने का मूड नहीं है। उनकी इसी प्रवृत्ति के लिए उन्होंने अकिंचित कर जो है इस्तेमाल किया। इसका अर्थ क्या होता है, ठग, भिखारी, अर्थहीन या व्यापारी। तो इसका तात्पर्य होता है अर्थहीन, यानी कि सिर्फ 6 आने तक ही चूरन का अर्थ उनके लिए है, उसके बाद वो जो चूरन बचता है वो उनके लिए अर्थहीन हो जाता है। उनके लिए 6 आने का से आगे जो पैसा है वो भी अर्थहीन हो जाता है। मतलब उनका ध्यान सिर्फ उतने ही पैसे पे है जितनी उनकी जरूरत है। प्रश्न संख्या 3 है, मित्र ने लेखक के सामने अपना क्या फैला दिया। अब बताइए, मित्र जो हमारे लेखक हैं उनके 2 मित्रों के बारे में इस पूरे पाठ में बात किया गया। एक मित्र वो थे जो गए थे बाजार अपनी वाइफ के साथ में, और वहाँ से इतना सारा सामान लेकर आए कि उनका बटुआ तक खाली हो गया पूरी तरीके से, और उनके वापस घर जाने के लिए टिकट के भी पैसे उनके पास नहीं बचे थे। एक मित्र तो वो थे। दूसरे मित्र वो थे कि जो बाजार गए और खाली हाथ आ गए। तो हमारे लेखक ने पूछा कि भाई आप खाली हाथ क्यों आए, बाजार से कुछ लेकर क्यों नहीं आए। तो उन्होंने कहा वो बाजार इतना कुछ अच्छा था कि उसमें से मुझे सब कुछ लेने का मन कर रहा था, कुछ भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। तो इस कंडीशन में मैं कुछ लाया ही नहीं, क्योंकि अगर मैं कुछ लेता तो कुछ छोड़ना पड़ता, तो इसलिए हम कुछ लाए ही नहीं। तो अपने आप को उन्होंने बिना लाए संतुष्ट कर दिया। तो ये 2 मित्र के बारे में बात हुई थी। तो ये प्रश्न जो है वो उनके पहले मित्र के बारे में पूछा गया। क्या पूछा है, मित्र ने लेखक के सामने अपना क्या फैला दिया।
तो लेखक के सामने उन्होंने अपना मनी बैग फैला दिया, अर्थात जो उनका बटुआ या पर्स जो कुछ भी था वो पूरी तरीके से खाली हो चुका था। ये दिखाने के लिए उन्होंने अपना मनी बैग फैला दिया। तो देखिए क्या है, थैला, मनी बैग, हाथ या रुमाल। तो उन्होंने फैलाया मनी बैग। तो मनी बैग का मतलब होता है जो पर्स होता है, वॉलेट होता है, वो हो गया। आप क्या कहते हैं, बटुआ ले लो, पर्स ले लो, कुछ भी ले लो, उसको उन्होंने सामने फैला दिया था कि अब इसमें बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। चौथा प्रश्न है, चूरन बेचने वाले भगत जी कैसे व्यक्ति हैं? अब उनके बारे में यहाँ पर कुछ दिया गया है कि किस तरीके के व्यक्ति हैं। संतोषी हैं, लालची हैं, घमंडी हैं या निर्धन हैं। तो वो किस तरीके के व्यक्ति हैं? वो संतोषी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उनके अंदर संतोष जो है वो बहुत है कि जितना उनको चाहिए सिर्फ उतना ही लेते हैं, उससे ज़्यादा उनके अंदर पाने की चाह नहीं है। जो मिला उसे संतोष, मतलब एक समझिए सेटिस्फैक्शन, जो चीज़ है उतने में ही वो सेटिस्फाइड है। प्रश्न संख्या 5 है, लेखक ने बाजार के जादू को किस प्रकार का जादू कहा है? बाजार के जादू को किस तरह का जादू कहा है? शक्ति का जादू, रूप का जादू, धन का जादू या लाभ का जादू? तो वो कैसा जादू है? वो है रूप का जादू, क्योंकि सामने जो इतना खूबसूरत रूप बिखरा हुआ है वो क्या करता है, हमें आकर्षित करता है। तो सही क्या है, ये एक रूप का जादू है। सामने मान लीजिए एक सामने आपके दो दुकानें हैं, एक दोनों ही दुकान कपड़े की हैं। एक दुकान में सिंपल कपड़े टंगे हुए हैं, एक दुकान में कपड़े खूब अच्छी तरीके से जो है वो पुतलों पे टंगे हुए हैं, खूब लाइटिंग है, डेकोरेशन है, सब है। तो आप किस दुकान में जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे? अब हमने आंखों से देखा रूप सौंदर्य दो दुकानों का, एक जो साधारण है, एक जो बहुत सजी धजी है। तो जाहिर से है कि हम उस सजी धजी दुकान में ज़्यादा अच्छा जाना प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें लगेगा वो ज़्यादा सजा है, वहाँ पर ज़्यादा वैरायटी और अच्छे कपड़े मिलेंगे, इसलिए हम जाना पसंद करेंगे। तो वो क्या कैसा हुआ, वो रूप का जादू हुआ। जो चीज ज्यादा सुंदर हम उसकी तरफ जा रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 है, जो लोग बाजारूपन बढ़ाते हैं वे साथ ही साथ अन्य किस दोष को बढ़ाते हैं? यानी कि जब बाजारूपन बढ़ रहा है, बाजारूपन का तात्पर्य क्या होता है? अब देखिए हम इसको ऐसा बताते हैं। बाजारूपन का तात्पर्य, यहाँ पर चैप्टर समझाया था तब भी मैंने ये चीज आपको समझाई थी कि बाजार में हर तरह का व्यक्ति प्रवेश करता है। निर्धन व्यक्ति भी होता है, आम आदमी भी होता है और धनी वर्ग भी होता है। मतलब एक जिसके पास पैसा नहीं, एक जिसके पास ज़रूरत भर का पैसा है, एक पास जिसके पास अथाह पैसा है। तो अब क्या हुआ, हमारी जेबें पैसों से भरी हैं, हम पहुंच गए दुकान। अब हमने अभी तक सोचा नहीं हमें लेना क्या है, तो उस कंडीशन में हम एक दुकान में घुसे जो बहुत अच्छी सजी हुई थी और कपड़ों की दुकान थी। हमने उससे कहा भैया ये दिखाओ, वो दिखाओ, वो दिखाओ। उसने सब कुछ दिखाया। उसने उस कपड़े का दाम, जो कपड़ा 1000 रुपये में मिलता है, उसने मुझे 5000 रुपये दाम बताए और मैंने उसे बगैर मोल भाव किए उसे वो 5000 रुपये दे दिए और वो कपड़ा ले लिया। मेरे पास अगर पैसे कम होते तो मैं उसका मोल भाव करती कि नहीं भैया कम करो, ये करो, वो करो। ले, उसने जो कपड़ा एक्चुअल में था, उसने देखा कि भाई इनके पास पैसा ज़्यादा है तो उतना पैसा हम उनसे ले लेते, जितना ऐंठ सकते हैं उतना ऐंठते। तो मैं क्या कर रही हूँ, बाजार का बाजारूपन बढ़ा रही हूँ, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट को मुंह मांगे या उससे ज़्यादा पैसे में देकर खरीद रही हूँ। और इससे बाजार में बढ़ रहा है कपट, क्योंकि जो विक्रेता है वो क्या कर रहा है, वो सामने वाले की मनी पावर को समझ चुका है और वो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ऐंठ लेना चाहता है। तो इस तरीके से मैं बाजार का बाजारूपन बढ़ा रही हूँ, जिससे विक्रेता के मन में कपट आ रहा है मुझसे ज़्यादा पैसे ऐंठने का। तो सही क्या है, जो लोग बाजारूपन बढ़ाते हैं वे साथ ही साथ अन्य किस दोष को बढ़ाते हैं? वो बढ़ाते हैं बाजार में कपट को, यानी कि किसी तरीके से हम किसी व्यक्ति से ज़्यादा फायदा ले सके। प्रश्न संख्या 7 है, जैनेन्द्र कुमार पर किस वाद का प्रभाव है? उनके ऊपर किस वाद का प्रभाव पड़ा है? अब ये जो प्रश्न है, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि जब आप चैप्टर के तैयार करें किसी भी चैप्टर को एमसीक्यू के लिए, तो आपको उस चैप्टर से संबंधित जो लेखक हैं उनके बारे में और जो पाठ है उनके बारे में, पाठ को और शब्दार्थों को सबको पढ़ना है। तो अब जैसे ये प्रश्न आया, तो ये प्रश्न कहाँ से आएगा? ये प्रश्न लेखक परिचय से आएगा। तो उसमें ये चीज़ मेंशन है किस वाद से संबंधित है, गांधीवाद, साम्यवाद, रोमांसवाद या रोमांचवाद। तो वो संबंधित है आपके गांधीवाद से। तो ये क्योंकि गांधी जी के प्रभाव में ये ज़्यादा रहे,
तो उनके जो सिद्धांत हैं, जो सारी चीज़ें हैं, उन पे उनका ज़्यादा असर पड़ा। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा आपका यहाँ? गांधीवाद। प्रश्न संख्या 8, जैनेन्द्र कुमार का निधन किस वर्ष में हुआ? अब जैसे मैंने बताया कि लेखक परिचय से भी आएगा, तो लेखक परिचय से देखिए कई सारे प्रश्न हैं। 1986, फिर उसके बाद 1990, 1991 या 1992। तो अब उनका जो निधन है वो हुआ है आपका 1990 में। 79, 90 और 91 और 92, तो उनका जो निधन हुआ आपको याद रखना है कब? 1990 में हुआ है उनका जन्म। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपको जैसे कहीं पे भी है तो आप एक डायरी ले लो, उस डायरी में आप एक पेज एक चैप्टर के लिए बना लो और उस चैप्टर में लेखक का नाम लिख लो, उनकी जन्मतिथि लिख लो, जन्म स्थान लिख लो, उनकी रचनाएं लिख लो, पुरस्कार लिख लो, निधन लिख लो। इतनी कुछ चीज़ें अगर आप मेंशन कर लोगे तो काफ़ी हद तक चीज़ें आप इस चीज़ के बारे में समझ जाएंगे। क्योंकि देखिए पूरा लेखक परिचय तो लिखने के लिए नहीं आता है, लेकिन ये ज़रूर पूछा जाता है कि कब उनकी मृत्यु हुई, कब उनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ें। प्रश्न संख्या 9 है, जैनेन्द्र कुमार का जन्म किस सन में हुआ? अब 1990 में उनका अगर निधन हुआ तो जन्म कब होगा? देखिए यहाँ दिया 1901, 1902, 1904 या 1905। तो उनका जन्म हुआ है 1905 में, यानी कि 1905 में उनका जन्म हुआ, 1905 में जन्म हुआ और 1990 में उनका देहांत हो गया। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति क्या प्रमाणित होता है? संचय की तृष्णा यानी इकट्ठा करने की प्यास, और वैभव की चाह यानी कि बहुत ही ज़्यादा धन संपदा, आराम, ये सारी चीज़ों की चाह में व्यक्ति क्या प्रमाणित होती है? शक्ति, महानता, निर्बलता या विवशता। तो प्रमाणित होती है वो है निर्बलता, यानी कि वो इन सब चीज़ों के मोह में अपने आप को निर्बल साबित कर रहा है, क्योंकि वो उन चीज़ों को इकट्ठा कर रहा है जिनका मोह इस संसार में उतना नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 11, लेखक भगत को चूरण बेचते हुए कितने वर्षों से देख रहा है? वो कितने वर्षों से उन्हें चूरण बेचते हुए देख रहा है? 8, 10, 12 या 14? तो सही ऑप्शन है कि वह 10 वर्षों से भगत जी को चूरण भेजते देख रहा है, क्योंकि जो भगत जी है वो उनके पड़ोस में ही रहते हैं, तो उनकी इस बेचे की प्रवृत्ति से वो काफ़ी प्रभावित है। तो इस बात से मतलब कि 10 साल से वो बराबर उनको चूरण बेचते हुए देख रहा है। प्रश्न संख्या 12 है, मन को किसकी छूट नहीं होनी चाहिए? अब हमारे मन को किस चीज़ की छूट नहीं होनी चाहिए? संयम की, मनमानेपन की, विरोध की या संवेग की? तो मन को छूट नहीं होनी चाहिए मनमानेपन की। अगर हमने अपने मन की छूट दे दी कि जो उसका मन में आए वो करे, तो आगे चलकर ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि मन की चाह की अपनी कोई भी लिमिट नहीं होती है। तो हमेशा ऐसा भी नहीं है कि मन को पूरी तरह बांध के रखिए, मन से वो चीज़ें कराइए जो चाह रहा है। वो तो हमें सारी चीज़ें करने का मन करता है, लेकिन सिर्फ उतनी चीज़ें जितना सही है। नहीं तो अगर हमने मन के घोड़े अपने खोल दिए तो फिर उसके रुकने की कोई भी लिमिट नहीं होती है। तो थोड़ा थोड़ा जो उतना है थोड़ा पूरा करिए, ज़रूरी नहीं कि सारा पूरा करिए। जो चीज़ें अब जैसे हमने माना कि हाँ हमें घूमने जाना है, सिंपल सा एक चीज़ हमारे मन ने किया कि कहीं घूमने जाना है, तो ज़रूरी है विदेश जाओ, ज़रूरी घूमने निकलो तो लाखों रुपए खर्च करो, विदेश ही जाओ, तो मन को कंट्रोल करो। हाँ ठीक है, हम घूमने जाएंगे ये सही है, लेकिन विदेश जाएंगे, मन में तो सभी की इच्छा होती है कि हाँ चलो भाई एक बार विदेश घूम के आएँ। तो ज़रूरी नहीं है कि विदेश घूमना जाए, हम विदेश नहीं जाकर यहीं आसपास ही कहीं घूम लेते हैं, ठीक है। इंडिया में क्या कम सुंदर जगहें हैं, हम वहाँ घूम लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, ठाठ देखकर मन को बंद करना क्या है? अब ठाठ देखना, ठाठ का तात्पर्य क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा कोई ऐशो आराम और बहुत ही अच्छे से रह रहा हो, वो देखकर अपनी आंखें बंद कर लेना क्या कहलाता? मन को बंद करना क्या है? ठाठ देखकर मन को बंद करना क्या है? जड़ता, गति, जीवन या संजीवनी? तो वो कहलाता है आपका जड़ता। अब यहाँ पर ठाठ देखकर, अब देख लीजिए हमारे यहाँ अगर हम लोग एक कॉलोनी में रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं,
तो कुछ लोग तो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, कुछ लोग बड़ी ठाट बाट के रह रहे हैं कि भैया 4 से 5 गाड़ियां हैं, 2-2 3-3 फ्लैट है, आपस में मर्ज कराए हैं, बढ़िया सा डेकोरेशन है पूरे घर में, इतना बढ़िया काम कराया है, सब कुछ है, एक से एक कपड़े पहनते, तो ये उनका ठाट है। अब ये सारे ठाट देख के एक पल को हमारा भी मन करता है कि हमारे पास भी इतना सब कुछ हो, लेकिन हर इंसान की फाइनेंशियल स्टेटस तो वैसा नहीं होता। तो अगर हम उसके ठाट देख रहे हैं, हाँ ठीक है भाई, वो ठीक है, रह रहा है, ठीक है, उसके पास पैसे हैं, हमारा अपना तरीका है रहने का, तो ये अब उस ठाट को देखकर हमने अपना मन बंद कर लिया कि नहीं, हम एक मन को चाहता है कि हमें भी वो सब मिले, लेकिन हमने मन को बंद किया, अपने मन को समझाया कि ये सब इंसान के फाइनेंशियल आर्थिक स्थितियों के अनुसार ही निर्भर करता है, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि हम इस तरीके के ठाट कर सकें, तो हमने अपने मन को बंद कर लिया। तो ये क्या है, हमारी जड़ता कहलाती है। बाजार की असली कृतार्थता किसमें है, किस चीज में है उसकी कृतार्थता? लोगों को लुभाना, सामान खरीदने के लिए विवश करना, मोल आव करना, आवश्यकता के समय काम आना। तो बाजार किस लिए है, पहले सब्जी बताइए। बाजार होता है कि जब हमें कोई चीज़ ज़रूरत पड़े और हम मार्केट जाएं, हमें वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल मिले, तो ये एकदम सही तरीके, इसी में बाजार की सार्थकता होती है, हमें वो सामान मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर कृतार्थता का तात्पर्य यहाँ पर होगा आपका कि जब हम बाजार जाएं तो हमें आवश्यकता का सामान मिले, ये बाजार कृतार्थता होनी चाहिए। यानी कि कृतार्थ करने का तात्पर्य कि जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है वो आसानी से हमको मिल जाए। प्रश्न संख्या 15 है, लू में जाना हो तो क्या पीकर जाना चाहिए? अगर हमें लू में जाना है तो हमें क्या पीकर जाना चाहिए? चाय, कॉफ़ी, पानी या गर्म दूध? तो ये तो हम सभी को बचपन से बोला जाता है कि अगर हम धूप में बाहर निकल रहे हैं लू के समय, वैसे तो नहीं निकलना चाहिए, अगर काम है निकल रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? सिंपल सा एक फैक्ट है कि हमें हमेशा पानी पीकर ही निकलना चाहिए। क्या चीज़? पानी पीकर निकलना चाहिए। प्रश्न संख्या 16 है, लेखक का दूसरा मित्र बाजार में खाली हाथ क्यों आया? अब दूसरा मित्र क्या था? हमने 2 मित्रों के बारे में बताया था, एक मित्र तो पूरा अपना मनी बैग खाली करके आया था और दूसरे मित्र क्या हुए थे, वो खाली हाथ ही चले आए थे, वो कुछ लेकर नहीं आए थे। तो ऐसा क्यों? वह सब कुछ नहीं खरीदना चाहता था, उसके पास पैसे नहीं थे, वह कुछ काम नहीं खरीदना चाहता था, वह कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। तो कारण क्या था? वो खाली हाथ इसलिए वापस आया क्योंकि वह कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था। उस बाजार में सब कुछ इतना अच्छा था कि वो सब ले लेना चाहते थे, कुछ नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एंड में डिसाइड किया कि मैं अगर कुछ लूँगा तो कुछ छूट जाएगा, इससे अच्छा है कि कुछ लूँ ही नहीं, खाली हाथ। तो वो ना लेने का जो पछतावा है, वो उस चीज़ को वो नहीं झेलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ ना लेने का फैसला किया। प्रश्न संख्या 17 है, ऊंचे बाजार का आमंत्रण कैसा होता है? अब ऊंचा बाजार अर्थात सजा धजा जो बाजार होता है, वो आपको किस तरीके से बुलाता है? आकर्षक होता है, मूक होता है, वाचाल होता है या भयंकर होता है? तो किसी भी बाजार का आकर्षण जो आमंत्रण होता है वो हमेशा मूक होता है, वो चुप होकर, क्योंकि वो बोलता नहीं है, वो आँख के जरिए चलता है, क्योंकि सामने सजा इतना बढ़िया रहता है और जब हम अपनी आंखों से उसको देखते हैं तो वो जादू हमें हमारे अंदर समा जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या मनुष्य को क्या बना देती है? असंतोष यानी कि हम अनसेटिस्फाइड रहते हैं किसी चीज़ से, तृष्णा यानी कि प्यास, किसी चीज़ को पाने की जो लालसा होती है, ईर्ष्या यानी कि जेलसी हमें क्या बना देती है? संयमी, संतोषी, बहादुर या बेकार? तो वो हमें बना देती है पूरी तरीके से बेकार, क्योंकि हम अगर ये 3 अवगुण हमारे अंदर आते हैं तो हम कुछ भी कार्य करने के लायक नहीं रह जाते, क्योंकि अब हमारे सामने जो कंडीशन आ रही है वो क्या कंडीशन है? हर चीज़ को पा लेने की जो एक चाहत होती है हमारे अंदर, वो घर कर जाती है। इसकी वजह से व्यक्ति क्या होता है? बेकार हो जाता है, वो कुछ और सोचने और करने लायक नहीं रह जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, परचेजिंग पावर वाले लोग बाजार को क्या देते हैं? परचेजिंग पावर वाले लोग कौन होते हैं? जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। अब जिनके पास इतना सारा पैसा होगा
तो वो क्या करेंगे हमें बताइए। जाहिर सी बात है वो इतना सारा पैसा लेकर बाजार पहुंच जाएंगे, और जब बाजार पहुंचेंगे तो क्या होगा, जादुई ताकत, शैतानी व्यक्ति, ये भक्ति या इनमें से कोई नहीं। परचेजिंग पावर वाले लोग बाजार को शैतानी शक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि वो उस पैसे को फेंक कर बाजार में कोई भी चीज़ कितनी भी कीमत पर खरीद सकते हैं। इससे बाजार जो है वो शैतान का रूप धारण कर लेता है। अब जब वो शैतान का रूप धारण करता है तो क्या होगा, अब खुद सोचो, अगर वो शैतान का रूप धारण करेगा तो क्या होगा, जो आम व्यक्ति है या निर्धन व्यक्ति है वो बाजार उसकी पहुंच से कहीं बाहर चला जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति तो, जो आम व्यक्ति है उसकी तो इनकम बिल्कुल सीमित है, वो उतनी सीमित आय में सब कुछ खरीदना चाहता है। लेकिन अब क्या होगा, बाजार शैतानी शक्ति के उसके साथ अगर मौजूद है तो वो आम आदमी और निर्धन व्यक्ति की पहुंच के कहीं बाहर चला जा चुका होगा। प्रश्न संख्या 20 है, जैनेन्द्र जी का जन्म कहाँ हुआ, अलीगढ़, बनारस, बिहार या पंजाब। तो इनका जन्म जो हुआ है वो है अलीगढ़ में हुआ था। प्रश्न संख्या 21 है, लेखक ने दिल्ली के किस बाजार का जिक्र किया है। अब यहाँ पर उन्होंने एक बाजार का जिक्र किया, दिल्ली के बाजार का, कौन सा है देखिए, चांदनी चौक, सरोजनी मार्केट, करोल बाग या इनमें से कोई नहीं। तो वो जो उन्होंने मार्केट का जिक्र किया है वो है चांदनी चौक, जहाँ पर उनके मित्र गए थे, याद है ना, जहाँ मित्र गए थे वहाँ पर भी, और भगत जी जहाँ पर जो है चूरन का सामान लेने के लिए भी जाते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, सलज्ज का अर्थ क्या है, सलज्ज, पहले अगर लज्ज से सा हटा दो तो लज्ज हो गया, ठीक है। अब उसी से आप अर्थ निकाल लो, अभी पता चल जाएगा, शर्म से, शान से, गर्व से या निडरता। तो यहाँ पर सलज्ज से तात्पर्य होता है शर्म से। भगत जी क्या बेचते थे, अब भगत जी क्या चीज बेचते थे, सब्जी, फल, खिलौने या चूरन। तो वो क्या बेचते थे, वो बेचते थे चूरन। पर डे वो चूरन तैयार करते, पेटी में भरते, ले जाते और बाजार में जाकर बच्चों को वो बेचते थे। पर डे 6 आने का चूरन बेचना, और उसके बाद जितना चूरन बचता वो फ्री में बांट देते थे। अब चाहते तो उस चूरन से वो बहुत पैसा कमा सकते थे, लेकिन ऐसा उनका कोई भी ध्येय नहीं था। उनको बस पर डे 6 आने ही कमाने थे, उसके अलावा जितना भी बचता था उसको वो फ्री में बांट देते थे। तो ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं क्या, संयमी, संतोषी व्यक्ति। भगत जी की हर दिन कितनी कमाई होती थी, 5 आना, 2 आना, 3 आना या 6 आना। तो मैं आपको कई बार अभी तक बता चुकी हूँ जब से ये वीडियो शुरू हुआ है कि भगत जी जो है वो पर डे 6 आने की कमाई करते थे। अब 6 आना क्या होता है मैं आपको बता दूं, 1 रुपये आप जानते हो, 1 रुपये, अब 1 रुपये तो आप जानते होंगे, 1 रुपये को हाफ करो तो 50 पैसा बनता है। तो वो 50 पैसा होता था कितना, 8 आने का, कितना, 8 आने का। अब उस 8 आने को अगर हम हाफ करें यानी कि 25 पैसा, वो होता है आपका कितना, 4 आना। तो 25 पैसा जो हुआ वो 4 आना, 35 पैसा जो हुआ वो आपका होता है 6 आना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत जी चूरन किस में रखकर बेचते थे, पेटी में, डिब्बे में, गाड़ी में या इनमें से कोई नहीं। अब भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया वो किस में रखकर बेचते थे, वो थी पेटी, एक बॉक्स नुमा था, उसी में वो चूरन रखते थे और बाजार जाकर बेचते थे। प्रश्न संख्या 26 में क्या है, बाजार के जादू की तुलना किससे की गई है। अब बाजार जो है वो जादू चढ़ता है, आंखों के जरिए चढ़ता है। अब इस जादू की तुलना की किससे गई है, जादूगर से, चुंबक से, चमत्कार से या इनमें से कोई नहीं। तो किससे करी गई है, वो करी गई है चुंबक से। ऐसा क्यों बोला, बाजार के जादू होता है एक चुंबक और वो हम सभी को अपनी तरफ खींचता है। जिस तरीके से चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है, मैग्नेट जो है वो आयरन को अट्रैक्ट करता है, आयरन साहब उसकी तरफ खींचता चला जाता है, उसी तरीके से अब क्या होता है, जब बाजार सजा है वो एक चुंबक है और हम उसकी तरफ क्या होते हैं, खींचते हुए चले जाते हैं। तो हम बाजार का जादू क्या है, वो चुंबक के समान होता है। प्रश्न संख्या 27 है, लेखक के अनुसार बाजार कैसा होता है, बाजार किस तरीके का होता है, जादुई, अच्छा, मनमोहक या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है बताइए, लेखक के अनुसार बाजार जो है वो होता है जादुई। क्यों, क्योंकि वो हम पर एक जादू की तरह कार्य करता है। अब हम बाजार पहुंचे, अब बाजार तो हम तो
भाई थोड़ा सा सामान, मान लीजिए हम ये सोच के गए थे मेरी टूथब्रश खराब हो गई है, मैं टूथब्रश ले लेती हूँ, एक दो चीज़ें छुटुर पुटुर और मैंने घर की सोची चली। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो बाज़ार इतना सुंदर सजा था, हर मोड़ पर कुछ ना कुछ था। हमें कहा ये ले लें, वो ले लें, ये ले लें, वो ले लें, और हमें जो चीज़ ज़रूरत थी हम वो छोड़कर बाकी सब कुछ ले आते। तो इस तरीके से बाज़ार क्या होता है, वो जादुई होता है। हम सोचेंगे कुछ और हो जाता है हमसे कुछ और। प्रश्न संख्या 28, मनुष्य को सब ओर की चाह कब घेरती है? सब ओर यानी कि सब कुछ ले लेने की चाह कब घेरती है? जब उसे ज़रूरत का ज्ञान होता है, उसे पता है कि उसे क्या चीज़ चाहिए। जब उसे ज़रूरत का ज्ञान नहीं होता, जब उसे ये ना पता हो कि उसे क्या चाहिए, जब पैसा नहीं होता, या इनमें से कोई। मनुष्य को सब ओर की चाह तब होती है जब उसे अपनी ज़रूरत का ज्ञान ना हो। यानी कि इस तरीके से ऐसे समझिए कि हम सभी बाज़ार जाते हैं, आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। तो हम बाज़ार अगर पहुँचे हैं तो हम अपने दिमाग में कुछ सेट करके जाते हैं कि हमें ये लेना है, हमें वो लेना है, हमें वो लेना है, हमने अपने दिमाग में सेट कर लिया। अब सपोज़ अगर हमने अपने दिमाग में लिस्ट नहीं बनाई कि हमको क्या लेना है और हम पैसे लेकर बाज़ार पहुंच जाएं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास पैसे तो हैं और हमारे दिमाग में कोई लिस्ट नहीं है कि हमें लेना क्या है। तो इस कंडीशन में हम जैसे ही बाज़ार में इंटर करेंगे, बाज़ार तो सजा ही हुआ है। अब हमें लगेगा कि हम चलो क्या कहते हैं, आज पिलो कवर ले लेते हैं, सोफ़ा कवर ले लेते हैं, ठीक है, एक अच्छी कारपेट ले लेते हैं। सब कुछ लेकर घर पहुँचे, पता चला सोफ़ा कवर तो हम लाए लेकिन मेरे यहाँ तो सोफ़ा है ही नहीं। अब तो यहाँ पर हमें क्या है, सब ओर की चाह, सब कुछ ले लेने की चाह तब घेरती है जब हमें ज्ञान नहीं होता कि हमें बाजार पहुंचकर लेना क्या है। प्रश्न संख्या 29 है, लेखक के दूसरे मित्र ने बाजार से क्या खरीदा था? वो बाजार से क्या खरीद कर लेके आए थे? दूसरे मित्र की बात हो रही है। फल, सब्जी, कपड़े या कुछ नहीं। तो वो क्या थे, जब लेने वो पहुंचे तो सब कुछ बहुत अच्छा था, कुछ छोड़ना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने नतीजा क्या किया, जब मुझे कुछ छोड़ना नहीं तो मैं बिना कुछ लिए चलता हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ सामान ले लूँगा तो कुछ छूटेगा। इसलिए वो बगैर कुछ लिए हुए वापस आ गए थे। तो उन्होंने बेसिकली बाजार से कुछ भी नहीं खरीदा था। प्रश्न संख्या 30 है, बाजार में सामान को कैसे रखा जाता है? जब बाजार हम जाते हैं तो सामान किस तरीके से रखा होता है? बहुत ही सजा धजा, कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। और ऐसा सजा होता है कि अरे ये तो बड़ा अच्छी चीज़ है, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, हमें ले लेना चाहिए। और अक्सर इस आकर्षण में हम सब फंसते भी हैं। तो कैसा, बोरी में सजा धजा कर, गंदा करके, या इनमें से कोई नहीं? तो बाजार में सामान हमेशा सजा धजा कर रखा जाता है। प्रश्न संख्या 31 है, सामान जरूरत के हिसाब से नहीं, डैश के हिसाब से आता है। अब क्या है, किसके हिसाब से? इच्छा, परचेजिंग पावर, इज्जत, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कोई भी सामान हो वो हमें कितना ज़रूरत है इस हिसाब से हम नहीं लेते। हमारे पास खरीदने की कितनी क्षमता है, इसी हिसाब से हम अपनी ज़रूरत को देखते हैं। अब जैसे देख लीजिए, यहाँ तो मेन क्या है, वो परचेजिंग पावर के हिसाब से आता है। कैसे होता है मैं बताती हूँ। अब हमें मान लीजिए मेरे पास आज बहुत ठंडा पड़ रहा है, स्वेटर नहीं है। दूसरी चीज़ है, मेरे पास जूते नहीं हैं। तीसरी चीज़ है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। चौथी चीज़ है कि मेरे घर में आज खाना खाने को कुछ नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरे पास में नहीं है। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, हमारी ज़रूरतें तो हमको पता हो गई ना कि ये सारी चीज़ें मेरे पास नहीं है। खाने के लिए नहीं है, स्वेटर नहीं है, जूता नहीं है, मोबाइल नहीं है, ये चार चीज़ें मेरे पास नहीं है। मुझे मेरी ज़रूरतें पता हैं। अब अगर हम अपना पर्स खोल कर देखें हमारे पास पैसे कितने हैं, तो हमारे पास पैसे निकले कितने, 500 रुपये। अब उस 500 रुपये में अब वो हमारे जो पैसा निकला वो क्या था, मेरी परचेजिंग पावर थी। अब उस परचेजिंग पावर के हिसाब से हम इन चार ज़रूरतों में अपनी प्रायोरिटी पहले डिसाइड करते हैं। तो अब उस परचेजिंग पावर के हिसाब से हमारा क्या डिसाइड हुई, ज़रूरत। तो सबसे पहली ज़रूरत है मेरा खाना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आज का और कल का खाना, 2 दिन का खाना पहले खाने का इंतज़ाम करेंगे। उसके बाद अगर पैसा बचेगा तो ठंड से बचने के लिए हम क्या खरीदेंगे, स्वेटर खरीदेंगे।
तो यहाँ पर हमारी परचेजिंग पावर के हिसाब से ज़रूरतें डिसाइड होती। तो वही चीज़ उन्होंने बोला, सामान ज़रूरत के हिसाब से नहीं, परचेजिंग पावर के हिसाब से आती है। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 32 पे। लेखक के अनुसार संयमी लोग कैसे होते हैं? जो अपने आप को पूरी तरीके से संयमित करके रखते हैं वो लोग कैसे होते हैं? फिजूल सामान को फिजूल मानते हैं, फिजूल सामान को अच्छा मानते हैं, इनमें से कोई नहीं, का और खा दोनों। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है, संयमी लोग होते हैं जो फिजूल सामान को फिजूल मानते हैं, बेकार सामान को बेकार माने, इस तरह के लोग संयमी होते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, भारत सरकार ने जैनेंद्र कुमार को कौन सी उपाधि प्रदान करी? अब जब आप लेखक परिचय में जाओगे ना तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा? लेखक परिचय में। कौन सी उपाधि मिली थी? पद्मश्री, पद्म भूषण, वीर चक्र या इनमें से कोई नहीं। तो जैनेंद्र कुमार को भारत सरकार ने जो उपाधि दी वो थी पद्म भूषण। कौन सी उपाधि है? पद्म भूषण। प्रश्न संख्या 34 है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर धन की ओर कौन झुकता है? कौन है ऐसे, कौन लोग होते हैं जो धन की तरफ झुक जाते हैं? निर्बल, निर्धन, विवश या इनमें से कोई नहीं। तो जो लोग धन की तरफ झुकते हैं वे होते हैं निर्बल। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कमजोरी है, वो अपने आप को संयमित नहीं रख पा रहे, अपने आप को दृढ़ नहीं रख पा रहे। तो इनकी निर्बलता के कारण क्या होगा? वो जल्द ही पैसों की तरफ झुक जाएंगे। प्रश्न संख्या 35 है हमारे पास में, क्या है दिया है, बाजार दर्शन का प्रतिपाद्य क्या है? यानी कि ये जो पूरा पाठ हमने पढ़ा इसे आपसे बोला जाए कि अगर एक शब्द में बयां करो तो वो क्या होगा? बाजार के उपयोग का विवेचन किया गया है इस पाठ में, बाजार ना जाने की सलाह दी गई है, बाजार जाने की सलाह दी गई है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस पूरे पाठ में हमने पढ़ा क्या है? हमने यहाँ पर बाजार के उपयोग का विवेचन किया है कि बाजार सब जगह होता है, तो मगर हम उसका उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं, या जो लोग धनी होते हैं वो किस तरीके से करते हैं, बाजार किस हिसाब से सार्थक साबित होता है। तो इन्हीं सब के बारे में हमने इस पूरे पाठ में विवेचन किया है। तो यही इसका प्रतिपाद्य है, बाजार के उपयोग का विवेचन। प्रश्न संख्या 36 है, बाजार का जादू का प्रभाव पाठ में किस पात्र पर नहीं पड़ता है? वो कौन सा ऐसा पात्र है जिस पर, पूरे पाठ में हमने कई पात्रों के बारे में पढ़ा, हमारे लेखक हैं, लेखक के 2 मित्र हैं, बहुत सारी चीजें, तो और भगत जी हैं, तो कई लोगों को हमने देखा, उनमें किसके ऊपर बाजार के जादू का प्रभाव नहीं पड़ा? लेखक, पत्नी, भगत जी या शर्मा जी? तो जिस पर नहीं पड़ा वो है भगत जी। भगत जी के ऊपर किसी भी तरह से बाजार का जादू का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो क्या था भाई, जब वो चांदनी चौक बाजार में अपने चूरन के लिए पंसारी की दुकान पर सामान लेने गए तो वो इतना बाजार सजा धजा था, वो उसी सजे धजे बाजार के अंदर से गए, लेकिन उनको जाना था सिर्फ पंसारी की दुकान पर, उन्हें जीरा जो कुछ भी लेना था उन्होंने वो लिया और लेकर सीधे बाहर। तो मतलब पूरे बाजार का जादू उन भगत जी पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। प्रश्न संख्या 37 है, बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने किसका वर्णन किया है? अब इस पूरे पाठ में किस चीज का वर्णन हो रहा है? उपभोक्तावाद, सांप्रदायिकता, बाजार के जादुई प्रभाव का, या उत्पादों का? तो पूरे पाठ में जो हमने बात करी है वो है बाजार के जादुई प्रभाव का। कुछ लोगों पर वो प्रभाव पड़ता है, कुछ पर नहीं पड़ता है, और जिन पर पड़ता है उनके पास अगर परचेजिंग पावर है तो बाजार के बाजारूपन के साथ साथ उसमें कपट का भी निर्माण कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरे पाठ में सिर्फ बाजार के जादू के प्रभाव के बारे में ही पढ़ा है। प्रश्न संख्या 38 है, पाठ में लेखक के कितने मित्रों का जिक्र हुआ है? कितने मित्र? हमने 2 मित्र पढ़े था ना, एक पहला मित्र जो बाजार जाता है और वो अपना पूरा बटुआ खाली करके आता है, लौट कर आता है तो घर जाने के टिकट के पैसे भी उसके पास नहीं होते। दूसरा मित्र क्या है, वो बाजार जाता है और खाली हाथ चले आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बाजार में कुछ भी नहीं छोड़ना था, इसलिए वो कुछ नहीं लाते, सब कुछ छोड़कर चले आते हैं। तो कितने मित्र के बारे में बात हुई है? वो है 2 मित्रों के बारे में लेखक ने बात करी है। प्रश्न संख्या 39 है, बाजार को शैतान का जाल किसने कहा है?
मित्र ने, पत्नी ने, लेखक ने, या इनमें से कोई नहीं। तो किसने बोला है ये बात? मित्र ने बोली थी। उस मित्र ने, जो पहला मित्र था, जो बाजार जाता है और उसके जादू में फंसकर अपना पूरा मनी बैग खाली करके आता है और ढेर सारे थैलों को लिए अपने हाथ में लौटता है, तो उसी ने बोला है शैतान का जाल। प्रश्न संख्या 40, लेखक ने किसे पावर कहा है? किसको पावर बोला है? पैसा। पैसा ही पावर होता है। बाजार, मित्र, पैसे को या पत्नी को, तो पावर कौन होता है? वो है पैसा, क्योंकि इसके बल पर ही हम बाजार के अंदर जो चाहें वो खरीद सकते हैं। वो हमारी ताकत बन के बाजार के अंदर जाता है। प्रश्न संख्या 41 है, लेखक के मित्र ने खरीदारी का श्रेय किसको दिया है? खरीदारी का श्रेय वो किसको देते हैं? स्वयं को, अपनी पत्नी को, मित्र को, या इनमें से कोई नहीं। तो लेखक के मित्र ने खरीदारी का सारा श्रेय अपनी पत्नी को दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई जो इन्होंने कहा वो हम खरीदते चले गए। तो इतने सारे थैले जब लेके लौटे ना, तो लेखक ने सीधे पूछा, अरे इतनी सारी खरीदारी? तो कहते भाई सारी हमारी पत्नी की मेहरबानी है। इस तरीके से उन्होंने बोला था ना, तो वो सारी खरीदारी का श्रेय किसको दे दिया था? पत्नी को दे दिया था। प्रश्न संख्या 42 है, यह पाठ गद्य लेखन की कौन सी विधा में रचित है? कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, या एकांकी है? मैंने पाठ के शुरू में ही आपको विधा बताई थी, तो बताया था कि ये एक निबंध विधा में लिखा गया। जैसे हम लोग ऐसे लिखते थे ना पहले, तो अब तो आजकल तो अनुच्छेद आते हैं, पैराग्राफ आते हैं। पहले निबंध लिखे जाते थे, 250-250, 300 वर्ड्स के जो है वो निबंध लिखने पड़ते थे। उस निबंध में क्या होता था, हम एक अच्छी शुरुआत करते थे, बीच में उसके नुकसान, फायदे, जो कुछ भी ये सब बताते हुए एंड कर देते थे। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने ये पूरा पाठ भी इसी तरीके से बाजार के बारे में देखा है। तो यह है एक निबंध विधा में लिखा गया पाठ है। अब ये निबंध विधा हमको कहाँ से ये प्रश्न पूछा गया? जहाँ पाठ परिचय दिया गया है ना, वहीं से ये प्रश्न आया। इसलिए मैं कह रही हूँ सब कुछ आपको बुक के अंदर से पढ़ना है। प्रश्न संख्या 43, बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? शुरू से बताया, बीच में भी कई बार नाम आया। क्या नाम था? जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई या महादेवी वर्मा? तो सही ऑप्शन है आपका जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न संख्या 44, वर्तमान फैशन के दौर में मॉल संस्कृति लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बात सही है, हम सभी भी मॉल जाना बहुत ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप परचेजिंग पावर के साथ मॉल का कैसा उपयोग करना चाहोगे? अगर मेरे पास पैसा है, परचेजिंग पावर है, तो हम मॉल का उपयोग किस तरीके से करना चाहेंगे? फैशन की अधिकांश वस्तुएं खरीदेंगे, वर्तमान समय के अनुरूप खरीदारी करेंगे, ज़रूरत के अनुसार खरीदारी करेंगे, मॉल बार बार नहीं जा सकते इसलिए पूरा उपयोग करेंगे। तो सही ऑप्शन है कि अगर हमारे पास परचेजिंग पावर है और हम मॉल में खरीदारी करना चाहते हैं तो उसका उपयोग करेंगे ज़रूरत की खरीदारी करने में। ये नहीं कि पैसा है तो अनाप शनाप खरीदेंगे। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हमें है हम वही चीज़ें मॉल से खरीदना ज़्यादा, और अगर मॉल में भी हमें वो सारी चीज़ें महंगी मिलेंगी तो हम एक साधारण बाज़ार में आकर वो सारी चीज़ें खरीदने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या 45 है, बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने भगत जी का उदाहरण दिया है। भगत जी जैसे व्यक्ति के जीवन से हम क्या प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं? अब भगत जी जैसा जो व्यक्ति है उनके बारे में बताया किस तरीके से वो संयमी व्यक्ति हैं। जितना उनको कमाना है उतना कमाते हैं, बाकी फ्री में बांट देते हैं। फिर उसके बाद बाजार जाते हैं, जो चीज़ें उन्हें चाहिए सिर्फ उतनी ही वही चीज़ लेते हैं और फिर वापस ले। उनके लिए सारा बाजार बिखरा पड़ा है लेकिन उनका ध्यान पूरे बिखरे बाजार में कहीं पर भी नहीं जाता है। तो यहाँ पर हम उनसे क्या प्रेरणा प्राप्त करेंगे? बाजार से खाली हाथ वापस लौट सकते हैं, बाजार के बाजारूपन का प्रभाव शून्य रहेगा, आत्म संयम की प्रेरणा मिलती है, बाजार का नकारात्मक प्रभाव बेअसर रहेगा। तो यहाँ पर जब अगर हम भगत जी जैसे होंगे तो हम क्या प्रेरणा लेंगे? हमारे लिए बाजार नकारात्मक प्रभाव बेअसर होगा, यानी कि बाजार का कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ने पाएगा। प्रश्न संख्या 46 है, अर्थशास्त्र को कहा गया है। अर्थशास्त्र मतलब क्या होता है? वो होता है अर्थ मतलब पैसा,
ठीक है, पैसे के मैनेजमेंट के बारे में जो है वो अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स में बताया जाता है। लेकिन इस पाठ में इसको क्या बोला गया है, अनीति शास्त्र, मायावी शास्त्र, का खा दोनों या शोषण शास्त्र। तो जो इस पाठ में बताया गया है वो है मायावी और अनीति शास्त्र दोनों, इसलिए हम यहाँ पर का और खा दोनों ही लगाएंगे। प्रश्न संख्या 47 है, किस प्रकार के लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। अब बाजार का बाजारूपन के साथ साथ कपट भी बढ़ाते हैं, तो वो किस तरह के लोग होते हैं जो बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। जो बाजार से ज़रूरत की वस्तु खरीदते हैं, जो ज़रूरत है सिर्फ उतनी खरीद रहे हैं, तो जो बाजार से बिना खरीदे लौट आते हैं, जो बाजार से व्यर्थ की खरीदारी नहीं करते, जो बाजार से व्यर्थ की चीज़ें खरीदते हैं। तो बाजार का बाजारूपन वो लोग बढ़ाते हैं जो बाजार से व्यर्थ की चीज़ें खरीदते हैं, अपने पैसे की पावर से उस चीज़ों को खरीदते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती है। प्रश्न संख्या 48 है, बाजारवाद परस्पर सद्भाव में हाँस कैसे लाता है। परस्पर सद्भाव, परस्पर किसके बीच होगा, ये जो विक्रेता है और दूसरा जो खरीदार है, ठीक है, दोनों क्रेता विक्रेता दोनों के बारे में बात हो रही है। ये परस्पर सद्भाव में हास यानी कि जो उन दोनों के बीच जो सद्भाव है, एक का जो है कि सामान बेचना और दूसरे का खरीदना, ये किस तरीके से कम होता है, यानी कि उनके बीच ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने की जो प्रवृत्ति जब डेवलप हो जाती है तो ये हास होता है। जब बाजार में रौनकता होती है, जब बाजार प्रेम से होता है, जब बाजार में कपट आ जाता है, जब बाजार बढ़ रहा होता है। तो सही तात्पर्य क्या होता है, जब सद्भाव का हास तब होता है जब बाजार में कपट आ जाता है। कपट कब आता है, जब विक्रेता ज़्यादा से ज़्यादा पैसे में अपना सामान बेचे, पहला भाव विक्रेता के अंदर, दूसरा क्रेता कम से कम में विक्रेता को उल्लू बना के ज़्यादा सामान अगर खरीदे। तो इस तरीके से दोनों के मन में कपट है और इस तरीके से वो सद्भावना की जो भावना होती है दोनों के बीच वो खत्म हो चुकी होती है। प्रश्न संख्या 49 है, बाजार को परचेजिंग पावर वाले लोगों की क्या देन है। जिनके पास परचेजिंग पावर होती है वो बाजार को क्या देते हैं, क्या देन है उनकी। बाजार की रौनक बढ़ाते हैं, बाजार को विनाशक शक्ति प्रदान करते हैं, बाजार को आबाद करते हैं या बाजार में सद्भाव पैदा करते हैं। तो इस तरीके के लोग जो परचेजिंग पावर रखते हैं वो बाजार में विनाशक शक्ति प्रदान करते हैं, यानी कि ऐसा बाजार जो बहुत ही ज़्यादा हाई फाई बहुत ही लेवल का हो जाता है। देखिए आप किसी भी शहर में जाओ तो बाज़ार की कैटेगरीज अलग अलग डिवाइड, एक तो मॉल हो जाता है जो बहुत ही महंगा है, दूसरा जो साधारण बाज़ार ही रहता है मगर बहुत ही पॉश इलाके में होता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है। एक होता है साधारण बाज़ार और एक होता है थोड़ा और निम्नतर जो लोकल बाज़ार लगते हैं, जो हफ्ते में एक बार लगे या 2 बार लगते हैं, उस तरीके के बाज़ार। अब ये जो आपके पॉश मार्केट वाले जो बाज़ार होते हैं, पॉश मार्केट जो एरिया के जो बाज़ार होते हैं वो हमेशा परचेजिंग पावर के बल पे चढ़ते हैं। किसी भी चीज़ की कीमत आप नॉर्मल बाज़ार से उस बाज़ार में जाकर देखोगे आपको हमेशा ज़्यादा ही मिलेगी। प्रश्न संख्या 50 है, बाजार को सार्थकता कौन देता है। सार्थकता यानी कि बाजार जिस काम के लिए है उसी काम के लिए हम उसका उपयोग करें। तो इस तरीके की सार्थकता बाजार को कौन देता है, जो बाजार से ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं, जो बाजार से सभी चीज़ें खरीदते हैं, जो बाजार में बिक्री बढ़ाते हैं, जो परचेजिंग पावर का गर्व रखते हैं। तो बाजार को सार्थकता वे लोग देते हैं जो बाजार से ज़रूरत का सामान ही खरीदते हैं। जो हमें ज़रूरत है हम बाजार जाएं और उन चीज़ों को खरीद कर ले आएं। ऐसा ना हो कि पैसे के बल पर हम अंधाधुंध खरीदारी करें। ठीक है, तो सही मायने में क्या है, बाजार को सार्थकता वे लोग देते हैं जो सिर्फ अपनी ज़रूरत का सामान बाजार से खरीद कर लाते हैं। तो यहाँ पर समाप्त हुआ हमारा इस पाठ यानी कि बाजार दर्शन पाठ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो एक तरीके से हमने रिवीजन कर लिया फिर से इस चैप्टर का। तो अब फिर से मिलेंगे नए वीडियो में जिसमें हम फिर से कुछ एमसीक्यूज, कुछ एक्सप्लेनेशन या एनसीईआरटी सॉल्यूशंस लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।